इंपॉर्टेंट परिभाषा उसमें थी, इसलिए हमने उस चैप्टर को भी शामिल कर लिया। यहाँ से जो अध्याय 2 हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ध्यान रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अध्याय 1 हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट परिभाषा है और वो परिभाषाएं पूरे अधिनियम में आएगी तो वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो उसको पढ़ना जरूर है अच्छे से, ठीक है ना। और बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर में वो सारी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई थी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नगर पालिका के गठन और शासन में। इसमें धारा 3 से लेकर धारा 50 तक हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। अगर मैं धारा की बात करूं, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक हमें पढ़ना पड़ेगा, धारा 3 से लेकर धारा 50 तक, ठीक है। इस अध्याय अभी इस वीडियो में मैं केवल और केवल धारा 3 के बारे में बात करूंगा कि धारा 3 बहुत महत्वपूर्ण है परिसीमन के बारे में, और वो थोड़ा सा बड़ी धारा भी है, इसलिए हम इसको केवल इस अध्याय में केवल धारा 3 कंप्लीट करनी है। उसके बाद की जो धारा अगले वीडियो में हम धारा पढ़ेंगे, तो इस मान के चलो इस चैप्टर को पूरा करने में हमें अलग अलग 5, 6, 7 वीडियो में लेकर आऊंगा, तब जाकर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। स्पेशली इस वीडियो में हम धारा 3 की बात करेंगे और अच्छे से धारा 3 को समझेंगे। देखो यहाँ पर मैंने कोशिश की, अगर आप एक्ट को देखोगे 2009 का जो अधिनियम, एक्ट की जो भाषा देखोगे बड़ी क्लिष्ट सी भाषा है, आसानी से समझ में नहीं आता। आप 3-4 बार भी पढ़ोगे तो भाषा समझ में आएगी नहीं। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, आसान भाषा में समझ में आए। तो बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एज इट इज लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी, क्योंकि एज इट इज लिखूंगा तो आपको किताब में मिल जाएगी, इसलिए मैंने उसको लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया। मेन चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आप कोशिश करना, एक्ट का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से देख लें। चाहे कोई भी एक बुक आप ले लीजिए एक्ट की बुक, उसमें से जो ओरिजिनल लैंग्वेज भी आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मैं बता रहा हूँ बस उसको याद रख लेना। कोई भी एग्जाम में सीधा सीधा, क्योंकि मेंस एग्जाम तो ऐसा है नहीं कि आपको एज इट इज पूरी लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज कहीं नहीं लिखनी होती, ठीक है। हम संविधान भी जब पढ़ाते तो एज इट इज संविधान की लैंग्वेज कहीं नहीं लिखी जाती है, तो मैंने एज इट इज लैंग्वेज नहीं लिखी है। ये वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको आसान भाषा में समझना है, तो मैंने कोशिश की है सब चीज़ों को आसान भाषा में लाने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धारा 3 पढ़ते हैं, ठीक है। धारा 3, इस पूरे वीडियो में मैंने केवल और केवल धारा 3 की ही बात करूंगा। धारा 3 के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख दी, क्योंकि ये समझाने वाला था। अब मैं आगे कोशिश करूंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं टाइप करवा दूं ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टाइप करके करना मुश्किल था, इसलिए मैंने हाथ से ही सारी की सारी चीज़ें लिख दी। देखो पहले समझते हैं धारा 3 में है क्या। जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, देखो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दिया है। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उस धारा को तो आप जरूर याद रख लेना कि धारा 3 में क्या है, नगर पालिका का परिसीमन। 344 धारा टोटल है, 17 चैप्टर है। हमें 17 चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें 9 चैप्टर पढ़ने, क्योंकि 9 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। 9 चैप्टर में जितनी भी धारा है वो भी सारा धारा नहीं पढ़नी। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं उस धारा को जरूर याद रख लेना कि धारा 3 में क्या। क्योंकि देखो मेरा जहां तक ये अनुमान है कि लगभग डी पार्ट से 30 से 32 सवाल जो आने वाले हैं अपने नगर पालिका एक्ट और जो 3 नियम है उनमें से आने वाले हैं। उसमें से भी आप मानकर चलिए कि 22 से लेकर 25 सवाल केवल अधिनियम 2009 से आने वाले हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009 से आने वाले हैं। उसमें से 25 सवाल में से 3 या 4 या 5 सवाल सीधे सीधे धारा से पूछा जा सकता है। तो कुछ कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट, आपको धारा भी याद रखनी पड़ेगी। तो कुछ धाराएं आसानी से याद हो जाएगी, कुछ धाराएं जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उनको तो आप जरूर याद कर लेना। तो धारा 3 हमें याद रखनी है। क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। अपने परिसीमन वर्ड पहले भी पढ़ा होगा, डिलिमिटेशन, ठीक है। ये जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। विभिन्न जो भी संसदीय क्षेत्र है या विधायक क्षेत्र है, विधायी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, उसका परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब होता है सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जो भी नगर पालिका का जो भी सीमा है, कोई भी नगर पालिका उसकी सीमा कहाँ कहाँ तक हो सके, उसका परिसीमन का मतलब उसका पुनर्निर्धारण करना। वो पुनर्निर्धारण किस किस तरीके से हो सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिखा। अभी परिसीमन किस आधार पर किस तरीके से हो सकता है, तो कैसे होता है। राज्य सरकार गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करके फिर इसको करता है। पहली बात तो ये सारी चीजें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। हर जगह लिखा आएगा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसा करेगा वैसा करेगा, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। पहली बार हम यूज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, हर जगह मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ये सब जहाँ पर भी कुछ नई चीज करनी होती है, गजट नोटिफिकेशन जारी होता है फिर राज्य सरकार करती है, तो ये अंडरस्टूड है, बार बार इसको लिखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। अब परिसीमन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या केस बन सकता है, वो सारे केस मैंने लिखे। देखो क्या हो सकता है, परिसीमन नई सीमाओं का निर्धारण हो रहा है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है। राज्य सरकार कोई भी स्थानीय क्षेत्र है, वो स्थानीय क्षेत्र मान लीजिए कि अभी तक
कोई भी नगर पालिका का क्षेत्र नहीं था, कोई गांव का क्षेत्र था और उस क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया। ये मैंने एक नई नगर पालिका बना दी। जैसे ही नई नगर पालिका तो ये नई नगर पालिका बन गई। इसके बाद क्या होगा वो हम अभी बाद में देखते हैं, पहले सारे केस देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला केस है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र था उसको नई नगर पालिका घोषित कर दिया। ठीक है, पहला केस, तो उसकी एक बाउंड्री बनेगी, ये नई नगर पालिका है। दूसरा केस क्या है, किसी नगर पालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र शामिल करना। मान लीजिए कि एक नगर पालिका थी ए और कोई दूसरा क्षेत्र, वो दूसरा क्षेत्र कोई ग्रामीण क्षेत्र हो सकता है, कोई गांव का क्षेत्र हो सकता है, इसको मैंने लिखा है बी, और यहाँ पर ए के साथ हमने बी जो क्षेत्र था वो भी शामिल कर दिया, वो भी नगर का क्षेत्र हो गया। तो अब हमारा जो टोटल नई नगर पालिका, जिसको मैंने एक्स नाम दिया, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, ए और बी दोनों का क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो ये नई नगर पालिका हो गई हमारे पास। पहले कोई एक स्थानीय क्षेत्र था बी, इसको पहले से ही नगर पालिका थी उसमें शामिल कर दिया। अब इसमें होगा क्या वो नेक्स्ट हम देखते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है, परिसीमन हो रहा है, मतलब नई सीमा बन रही है। वो पहले इसकी सीमा कहाँ तक थी, इसकी सीमा पहले यहाँ तक थी, अब इसकी सीमा कैसे हो जाएगी, इसकी सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी। तो इस सीमा में चेंज हो गया, इसका परिसीमन, इसको बोलेंगे परिसीमन। क्लियर हो गया। कोई भी स्थानीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिखा नगर पालिका से अपवर्जित। अब जो मैंने अपवर्जित लिखा है यहाँ पर एग्जाम में यही शब्द लिखा आएगा। अपवर्जित का मतलब है बाहर कर दिया जाए। तो एग्जाम में जो शब्द आएगा बाहर करना नहीं आएगा, अपवर्जित आएगा। तो इसको याद रखना जरूरी है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया। मान लो कि ये नगर पालिका ए नगर पालिका थी, इसमें से ये क्षेत्र नगर पालिका की शर्तें पूरी नहीं करता रहा, इस क्षेत्र को यहाँ से वापस बाहर कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये क्षेत्र बाहर हो गया, यानी कि अब जो नई नगर पालिका रहेगी वो इस पूरे क्षेत्र में से आप ए माइनस बी की जगह आपको यहाँ ए माइनस बी क्यों लिखेंगे, ए तो ए आप पूरा क्षेत्र मान लीजिए, जो हमारी नई नगर पालिका थी इसको पूरा मान लीजिए। मान लो कि ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो था वो ए क्षेत्र था, ये पूरा जो क्षेत्र था वो ए क्षेत्र था। तो अब हम इसको ए माइनस बी देख सकते हैं। ए माइनस कैसे कि ये पूरा ए क्षेत्र था, इसमें से हमने बी क्षेत्र बाहर कर दिया। तो इसको अब हम जो नई नगर पालिका होगी इस पूरे ए क्षेत्र में से बी क्षेत्र को माइनस करने पर नई नगर पालिका आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसकी जो निचले वाली कंडीशन है तो भी हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो पहली तीसरी कंडीशन ही होगी। एक कंडीशन और क्या हो सकती है, एक नगर पालिका को दो भागों में बांटना। तो देखो यहाँ पर एक नगर पालिका थी, इसको हमने मान लो कि ये पूरा ये एक नगर पालिका थी, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई नगर पालिका। ठीक है, हमने एक्स लिख दिया। भाई वाई नगर पालिका था, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक ए में बढ़ गया और एक बी में बढ़ गया। तो हाँ, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए भाग हो गया और एक बी भाग हो गया। दो अलग अलग भागों में दो नगर पालिका बन गई। एक नगर पालिका थी तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, या फिर अथवा एक नगर पालिका का जो भाग अन्य में शामिल कर लेना। मान ले कि एक नगर पालिका ए थी, ये जो बी वाला पोर्शन था वो किसी और नगर पालिका का हिस्सा था, इसको हमने इसमें जोड़ दिया और नई नगर पालिका हमारी बन गई ए प्लस बी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर एक केस ये हो सकता है कि नगर पालिका का क्षेत्र ही समाप्त कर दिया जाए, तो फिर तो इसका विघटन ही हो जाएगा और कोई केस नहीं बचेगा, नगर पालिका कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अब इस केस में होगा क्या, इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करता हूँ। इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, आप देखिए। अब इस केस में होगा क्या, जब कोई नई नगर पालिका बनती है, मान लो कि ये नई नगर पालिका घोषित करती, नई नगर पालिका बन गई है, तो इसमें यहाँ पर नियम ये है कि जिस दिन से ये नई नगर पालिका बनी उस नियत दिन से 6 महीने के भीतर भीतर इस नई नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव करवाना पड़ेगा, निर्वाचन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो सवाल पूछा जा सकता है, कितने माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, तो ये दिन हमें याद रखना है। और ये कॉमन बात है, आप अगर थोड़ी बहुत आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो यहाँ पर लोकसभा विधानसभा में भी यही नियम लागू होते हैं। कोई भी सदस्यों के अगर जगह खाली होती है तो होता क्या, 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ पर चुनाव कराना पड़ता है। किसी का विघटन हो जाता है, जैसे लोकसभा का विधानसभा का, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वो 6 महीने वाला रूल ही है, तो कोई भी नई बात हमारे लिए नहीं है। अब यहाँ पर हमने कहा कि बी क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया, तो केवल बी क्षेत्र शामिल कर लिया, ए क्षेत्र पहले से था। तो जो नया क्षेत्र शामिल हुआ, बी क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन भी 6 महीने के भीतर होना चाहिए। ये भी कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बी क्षेत्र हटा दिया, यहाँ पर ध्यान देना, बी क्षेत्र हमने अलग कर दिया। तो बी क्षेत्र के जो भी पहले वार्ड के सदस्य आते थे उन सदस्यों को भी हटा दिया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब ए और बी दो नई नगर पालिका बन गई, पहले एक ही थी अब दो नई नगर पालिका बनी, तो क्या होगा, बी क्षेत्र के सदस्य नवीन गठित बी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। पहले ये भी नगर पालिका, पहले एक ही थी, अब दो नगर पालिका बनी, तो ये भी नगर पालिका हो गई, ये भी नई नगर पालिका। तो पहले जो यहाँ पर इस क्षेत्र के जो सदस्य आते थे
वो अब नई नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। और दूसरी कंडीशन में है कि बी क्षेत्र एक नया जुड़ गया, तो बी नगर पालिका क्षेत्र के सदस्य हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ये जो लिखा हुआ उपाध्यक्ष ए नगर पालिका के सदस्य समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लो कि ये बी पोर्शन एक भाग था, मान लेते हैं एक भाग था, अगर पहले से इसे कोई सदस्य हैं वो इसके सदस्य बन जाएंगे। मान लो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो इसी वार्ड से थे, वो इसमें जुड़ने के बाद इस नई नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल वे में मैंने आपको, लैंग्वेज में थोड़ा सा कठिन लग सकता है जब आप एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अगर इसको सिंपल वे में देखेंगे तो सारी की सारी बातें यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कोई वास्तव में देखा जाए तो मुश्किल नहीं है, अगर मैं इसको आसान भाषा में पेश कर रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा है, बाकी आप वहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी आपको कठिन मिल सकती है, बाकी सारी की सारी बातें यही है। नगर पालिका क्षेत्र अगर समाप्त कर दे तो फिर क्या होगा, इस नगर पालिका का विघटन कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद यहाँ एक दो पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है, अब जो क्षेत्र परिवर्तित हुआ, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा क्षेत्र परिवर्तित हुआ, पहले क्षेत्र यहाँ तक था, अब क्षेत्र यहाँ, अब हमारी सीमा यहाँ तक बन गई है, भाई यहाँ हमारी सीमा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च कौन उठाएगा, संबंधित नगर पालिका का खर्च। कैसे, जैसे हम मान लो यहाँ पर बनेंगे तो यहाँ पर बताना तो पड़ेगा भी हमारी सीमा यहाँ तक आती है, कुछ निशान तो लगाएंगे, कुछ जैसा आपने देखा होगा पोल वहाँ पर लग सकते हैं या फिर कुछ भी खंबा यहाँ पर गाड़ते हैं, तो ये क्षेत्र बन गया। अब इस सारे खंबे गाड़ने का और लगाने का खर्चा और अनुरक्षण का मतलब उनको बनाए रखने का। मान लो कोई बोर्ड लगाया, इस नगर पालिका में आपका स्वागत है, नगर परिषद में आपका स्वागत है, इस तरह के बोर्ड लगते हैं। जैसे मान लो पहले एंट्री यहाँ से हो रही थी, अब एंट्री यहाँ से हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बोर्ड लग जाएगा, भाई ये फलानी नगर पालिका या हमारी ए नगर पालिका आपका स्वागत करती है, तो ये बोर्ड यहाँ लगेगा। इस बोर्ड को लगाने का खर्चा कौन लगाएगा, इस बोर्ड को लगाने का खर्चा इस नगर पालिका का ही होगा, ठीक है। लेकिन ये तय कौन करेगा, ये क्षेत्र यहाँ तक होगा, नगर पालिका की जज की तो वो तो यहाँ लगा देगी, नगर पालिका तो चाहेगी मेरा क्षेत्र आगे तक हो, लेकिन ये जो सीमा निर्धारण का काम जो है वो सीमा निर्धारण, सीमा चिन्ह का निर्धारण करना किसका काम है, कलेक्टर, उस संबंधित जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा नियमित कोई प्राधिकृत किसी अधिकारी, कलेक्टर चाहे तो उस क्षेत्र के वो एसडीएम को कह सकता है, तहसीलदार को कह सकता है भाई ये काम आप कीजिए, नॉर्मली यही होता है। तो ये कलेक्टर का काम होता है, वास्तव में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत जो भी अधिकारी है वो सीमा चिन्ह का निर्धारण करेगा। दो बात है, सीमा चिन्ह जो भी निर्माण करेंगे, अनुरक्षण करेगा, उसका खर्चा नगर पालिका का होगा, सीधी सी बात, जब उनका करना है, उनका काम है तो नगर पालिका ही उठाएगी। लेकिन सीमा चिन्ह का निर्धारण नगर पालिका अपने विवेक से नहीं करेगी या राज्य सरकार नहीं करती, यहाँ पर कलेक्टर का ये काम होता है, कलेक्टर करेगा या कलेक्टर किसी आदमी को नियुक्त कर देगा कि भाई आप इसका सीमा निर्धारण कर दीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, छोटी सी बात है, इसी से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, हम इस केस की बात कर रहे हैं, ये वाला, तो कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा या फिर नगर पालिका क्षेत्र उस जगह से समाप्त कर दिया, ठीक है। जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे तब उसके समस्त अधिकार, समस्त उसके जो भी चार्जेस है, प्रभार है, उसकी जो लाइबिलिटीज है, उसके दायित्व है, उसकी जो भी संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, अतिशेष जो भी निधि है, उसका फंड्स, उसके जो भी फंड है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसकी लाइबिलिटीज है, उसके जो चार्जेस है, उसके जो राइट्स है, उसके जो अधिकार है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, या तो दो कैसे, या तो राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे। राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे क्योंकि अब वो क्षेत्र नगर पालिका के अधीन नहीं आ रहा है, तो राज्य सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी ज्यादातर। ये वाला केस होगा, सेकंड वाला केस, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। और यदि कोई आगम हो, यहाँ से कोई इनकम होने वाली हो उस क्षेत्र से, तो वह इनकम उस स्थानीय क्षेत्र के लाभ के लिए व्यय किए जाएंगे। देखो ये जो लाइबिलिटीज है, कोई भी उस पर खर्चा करना हो, मान लो कि उस पर कोई लाइबिलिटीज हो, उसको कोई चुकाना हो या फिर उस पर कोई कर्जा हो, तब तो राज्य सरकार वहन करती है। लेकिन उस पर कोई पैसा आना हो, वो पैसा इसमें इस अधिनियम में लिखा हुआ वो पैसा उसी क्षेत्र पर उसके लाभ के लिए, उस पर निर्माण के लिए राज्य सरकार खर्च करेगी। या फिर क्या हो सकता है, राज्य सरकार में निहित नहीं हो, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे यदि उसे ऐसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारिता में शामिल कर लो। मान लो कोई नगर पालिका का क्षेत्र था, ऐसा कई बार ये भी होता है, नगर पालिका का क्षेत्र था उसको वापस ग्राम पंचायत भी बना दिया जाता है, ऐसा मैंने कई केस देखे हैं। तो ऐसा हो सकता है ना, पहले नगर पालिका डी प्रकार की नगर पालिका थी, उसको वापस ग्राम पंचायत में बदल दिया हो, तो स्थानीय प्राधिकारी वापस ग्राम पंचायत में बन जाएगा। या फिर कोई ऐसा हो सकता है, कोई क्षेत्र हो जो अभी नगर पालिका हो लेकिन उसे छावनी क्षेत्र में बदल दिया जाए, तो छावनी क्षेत्र, तो वो प्राधिकारी छावनी के अधीन वहां पर आ जाएगी। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को एक नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए। अभी हमने केस देखा ए और बी का कि वो
एक क्षेत्र जो था दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया, ठीक है। ये वाला केस आप ले सकते हैं। तो इन्हीं केसेस पर हम चल रहे हैं। ये वाला केस हमने लिया था, ये ए नगर पालिका थी, किसी दूसरी नगर पालिका का क्षेत्र बी था, वो ए में ही शामिल कर ले और अब एक नई नगर पालिका बन गई है, ठीक है। इसकी बात हमने की। तब क्या होगा, तब राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करने के पश्चात प्रथम नगर पालिका के ऐसे सारे दायित्व, मैं वापस इसको बता देता हूं। मान लो कि एक नगर पालिका और यहाँ पर ये दूसरी नगर पालिका, इसका एक क्षेत्र जो था वो इसमें शामिल कर, ये वाला। अब हम इसकी बात नहीं, ये दूसरी नगर पालिका है, ये एक नगर पालिका है, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल हो, ठीक है। तब राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करते, इससे भी परामर्श करेगी, इससे भी परामर्श करेगी। परामर्श करने के पश्चात प्रथम नगर पालिका के ऐसे दायित्व, संपत्ति व निधि, है ना, दायित्व लाइबिलिटीज, जो भी कुछ लाइबिलिटीज बाकी हो, लाइबिलिटीज यानी कि जो भी उन पर काम बाकी हो, उनको करना बाकी हो, या फिर कोई कर्जा बाकी हो, या किसी भी तरह का लाइबिलिटीज हो सकता, दायित्व, संपत्ति, उसकी जो भी प्रॉपर्टी, इस क्षेत्र में जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, पर निधि, जो भी फंड इसको मिला हुआ किसी भी तरह का निधि के जो भी भाग राज्य के अनुसार वांछनीय, जैसा राज्य सरकार, राज्य के अनुसार मतलब राज्य सरकार के अनुसार, इसको आप सरकार कर लीजिए, राज्य सरकार के अनुसार जो वांछनीय लगता है कि वैसा हो सकता है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दूसरी नगर पालिका में निहित कर देगी। क्या, उसकी फंड भी, उसका जो फंड है वो भी दूसरी नगर पालिका में आ जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी दूसरी नगर पालिका में आ जाएगा, और उसका जो लाइबिलिटीज बची हुई है, जो भी इसके ऊपर कर्जा है, एक तरीका से वो कर्जा किसी भी तरह का हो सकता है, वो धन के रूप में हो सकता है, चाहे किसी और काम के रूप में हो सकता है, वो सारा का सारा भी किसके पास चला जाएगा, दूसरी नगर पालिका। तो ये देखा आप, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। कोई अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ये धारा 3 है, इस धारा 3 में अलग अलग उपधारा में लिखा हुआ, हर एक पॉइंट जो है वो उपधारा में लिखा हुआ। मैंने उस उपधारा से, हमें बहुत ज्यादा कोई विशेष मतलब नहीं है कि किस उपधारा में, उसकी संभावना बहुत बहुत कम है कि किस उपधारा में ये लिखा हो, इसलिए मैंने कोई उपधारा यहाँ पर नहीं लिखी। आपको तो होगा क्या है, किस केस में क्या होगा ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई आवास गृह, ठीक है, आवास गृह, विनिर्माणशाला आवास गृह यानी जहाँ रहने की सुविधाएं बना रखी हो, विनिर्माणशाला हो, कोई वेयर हाउस हो, भंडार गृह हो, कोई उद्योग हो, कोई कारोबार हो, दोनों नगर पालिकाओं की पार्श्वस्थ सीमाओं पर हो। दोनों नगर पालिकाओं की पार्श्वस्थ सीमा का मतलब है, जैसे मान लो कि इस तरह से एक क्षेत्र शामिल हो गया, अब कोई कारोबार है या फिर कोई भी कारखाना कुछ भी है, वो दोनों की सीमाओं पर आ रहा है, आधा हिस्सा इसमें था और आधा हिस्सा इसमें, तब क्या होगा, तो बात हो रही है। तब राज्य सरकार अधिसूचना में ऐसे क्षेत्र को किसी भी नगर पालिका का क्षेत्र घोषित कर सकेगी। तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नगर पालिका क्षेत्र में, तो ये जो अधिकार है वो किसको दिया हुआ है, राज्य सरकार को दिया हुआ है। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये नगर पालिका लिखा हुआ है। जब मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, नगर पालिका हम नॉर्मली जो सबसे छोटा स्तर होता है उसको नगर पालिका बोलते हैं। जब मैं नगर पालिका की इस अधिनियम के तहत मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, तो इस नगर पालिका में तीनों शामिल है। ये हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब नगर पालिका की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे छोटा स्तर है, जिसको हम नॉर्मली नगर पालिका बोल देते हैं, उसके लिए हम शब्द कहाँ मिलेंगे, नगर पालिक बोर्ड, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, और नगर परिषद दूसरा स्तर, तीसरा स्तर है नगर निगम। ये तीनों स्तर को हम नगर पालिका ही कहेंगे इस अधिनियम में, ठीक है। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तो उस नगर पालिका के संपूर्ण नियम, उप नियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचना, नोटिस, सत्या सारे के सारे उस क्षेत्र पर भी लागू होती है। ये कॉमन सी बात है ना। जब क्षेत्र शामिल होगा तो सारे के सारे नियम कानून उस पर भी लागू हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। लास्ट एक जो आठवीं उपधारा है, मैं इसकी उपधारा की बात करूं तो ये 8वीं उपधारा थी, और इसके बाद ये 9वीं और 10वीं उपधारा, 10 उपधारा इस धारा 3 में, तो मैंने उपधारा लिखी नहीं है, ये 8वीं उपधारा है। ये क्या लिखा हो, जब किसी गांव का कोई क्षेत्र, पहले कोई स्थानीय क्षेत्र हो, चाहे गांव का हो चाहे नगर पालिका, स्पेशली जब गांव का होता है तब हम उस पर बात कर रहे हैं, जब किसी गांव का कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो जाए, ठीक है, तो कॉमन सी बातें लिखी हुई कि ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, पहली बात, ठीक बात है। जब गांव का क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो गया तो नगर पालिका कहलाएगा, अब वो गांव का क्षेत्र नहीं कहलाएगा, गांव नहीं रहेगा वो क्षेत्र, उस पर सारे रूल जो है वो नगर पालिका अधिनियम के लग जाएंगे। दूसरी बात लिखी हुई, देखो मैंने क के बाद ख नहीं लिखा, सीधा च लिखा है। च का मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर ये च वाला जो पॉइंट था वो सबसे लास्ट पॉइंट था, पर इससे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने यही लिख दिया इसके साथ, ताकि आपको याद रहे। ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, और जब गांव नहीं रहेगा तो पंचायती राज अधिनियम, नगर पालिका एक्ट काम करेगा, पंचायती राज अधिनियम काम नहीं करेगा। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम
उस पर लागू नहीं रहेंगे, ठीक बात है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इसके बाद उस क्षेत्र पर अधिकारिता नगर पालिका की हो जाएगी, गांव की अधिकारिता नहीं रहेगी, ये भी कॉमन सी बात है। और जब तक निर्वाचन नहीं हो, सामान्यतः तो ऐसा ही होता है कि जब निर्वाचन होते टाइम, जब निर्वाचन हो रहा होता है तभी शामिल किया जाता है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन हम इस केस में आ रहे हैं कि जब तक निर्वाचन नहीं हो, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, जब मान लो कोई यहाँ पर एक नगर पालिका है, पास में एक गांव था, उसका क्षेत्र भी इस नगर पालिका में शामिल हो गया, तो इसके जो वार्ड पंच वगैरह और कोई मान लो कि सरपंच का जो भी है वो भी इसी क्षेत्र में था, तो क्या होगा, गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उस क्षेत्र में, चाहे वो सरपंच रहा हो, उप सरपंच हो या फिर कोई भी पंच हो, उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य के रूप में समझे जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं उल्टा एक सिनेरियो बताता हूँ, अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यथास्थिति सदस्य समझाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो नगर पालिका, वो सरपंच नगर पालिका का अध्यक्ष कैसे बन सकता है, इसका उल्टा कैसे ले लेते हैं कि मान लो ये नगर पालिका क्षेत्र हो और ये एक बड़ा गांव हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो क्षेत्र शामिल होगा कि अब ये गांव रह जाएगा और ये जो पूरा क्षेत्र ये नगर पालिका कहलाएगा। अब आप देखो, बड़ा क्षेत्र वास्तव में एक तरह से ये नहीं हो रहा कि गांव शामिल हो रहा है, दूसरे इसका केस ये बन रहा है कि नगर पालिका इसमें शामिल हो गई। अब ये बड़ा क्षेत्र है, तो इस बड़े क्षेत्र में जो सरपंच है, हो सकता है कि वो, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, इसकी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसके जहाँ पर जिस क्षेत्र की बड़ी पॉपुलेशन हो, अगर इसकी बड़ी पॉपुलेशन है तो इसका यहाँ पर अध्यक्ष रहेगा। लेकिन अब अगर इसकी बड़ी पॉपुलेशन और सरपंच है यहाँ पर, तो उस सरपंच को यहाँ का अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष और इनके जो पंच है वो सदस्य बन जाएंगे। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर भी यही होगा, 6 महीने के भीतर इनका चुनाव करवाना पड़ेगा, 6 माह के भीतर रूल्स वहीं लागू होगा। पर सामान्य तो होता क्या है उसकी बात मैं बता रहा हूँ, ये बीच में किया ही नहीं जाता है, कोई भी क्षेत्र जब शामिल किया जाता है उसी समय किया जाता है जब नए चुनाव हो रहे थे, ताकि कोई लफड़ा ही नहीं रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक स्लाइड और हम बात कर लेते हैं, उस गांव के उस क्षेत्र की संपूर्ण आस्तिया का मतलब है असेट्स, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज, संपत्ति, फंड्स वगैरह जो भी है, जो भी उसके आगम है, असेट्स हैं, और जो भी उसकी दायित्व यानी लाइबिलिटीज हैं, उस नगर पालिका में निहित हो जाएगी। गांव का जो क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हुआ तो उसके जो भी आगम और निगम दोनों, आने वाली जो भी संपत्तियां, फंड्स वगैरह है, और जाने वाला जो भी लाइबिलिटीज है, वो अब गांव का नहीं रहेगा, वो किसमें हो जाएगा, नगर पालिका में हो जाएगा। और उस क्षेत्र में नगर पालिका नियमानुसार कर का मतलब टैक्स, पहले गांव वहां पर शामिल था, नगर पालिका में आएगा तो नगर पालिका के अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, तो नगर पालिका नियमानुसार उसमें से टैक्स उद्ग्रहित कर सकती है, टैक्स ले सकती है। ये धारा 8 थी, उसके बाद ये धारा 9 और धारा 10, उपधारा 10। तो यहाँ से हमारी जो परिसीमन की जो धारा थी, धारा 3 यहाँ पर खत्म होती है। लास्ट में क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट, ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में, मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा, मैंने बस एक शब्द लिख दिया, उपयुक्त परिस्थिति में। अब वापस अगर आप जब जाएंगे तो वापस सारी की सारी वही रामायण लिखी हुई, हमने इतने लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने, मैंने इतना लिख दिया, ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में कोई गांव जो है वो नगर पालिका का क्षेत्र बन जाता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, राज्य सरकार को भी जो भी आवश्यक लगे वो कोई भी निर्देश दे सकती है कि भाई यहाँ क्या करना चाहिए, और ऐसे क्षेत्रों पर इस अधिनियम के उपबंध ही प्रभावी होंगे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे, ये पूरी बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये भी कॉमन सी बात है कि जब वो क्षेत्र, गांव का क्षेत्र अब नगर में आ गया है, नगर पालिका के अधीन आ गया, तो कौन सा अधिनियम लगेगा, इस अधिनियम, जब मैं इस अधिनियम की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यही अधिनियम की बात कर रहा हूँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इस अधिनियम के उपबंध यहाँ पर लागू हो। तो क्लियर हो गया। तो इस पूरे वीडियो में, बस इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो मेनली बात की है, मैंने सिर्फ इन केसेस की बात की कि अगर ऐसा केस हो जाए, परिसीमन की यहाँ पर बात हुई है, इस तरह का कोई भी केस हो तब क्या क्या अलग अलग स्थितियाँ बन सकती है। तो ये थी धारा 3। नेक्स्ट वीडियो में मैं धारा 4 से आगे बात करूंगा। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक सीमित रखेंगे क्योंकि 4 का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा, तो हम 4 से अलग से बात कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ इस सिनेरियो को समझना था, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। थैंक यू।